हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। तो आज अपने यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वीज़ एंड आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी सितंबर मंथ की है। तो चलिए देखते हैं। हमारे इकोनॉमी के लेसन तो कंप्लीट हो गई है, बट हाँ, इससे कुछ क्वेश्चन आज ज़रूर पूछूंगी, जिससे कि आपका प्रीवियस जो भी लेसन देखे हो उसकी एक बार रिवीजन हो जाए। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। अगर देख लिए है तो चलिए क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट की लेसन। सिक्योरिटी मैं किसी दिन पढ़ाऊँगी, जब मेरे पास कम टाइम होते हैं, लैक ऑफ टाइम भी होती है मेरे पास, तो उस टाइम मैं इन दोनों लेसन को पढ़ा दूँगी। बहुत शॉर्ट में है और बहुत ही क्रिस्प में है। आज स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट, जो कि है नमामि गंगे मिशन। बहुत ही पुराना मिशन है, इसके बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है। डिटेल में हम लोग समझेंगे पास्ट से लेकर अब तक में ये नमामि गंगे जो मिशन है, इसमें क्या क्या काम किया गया है, कितना हद तक यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है, और एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्योंकि काफ़ी आप लोग भी चैलेंजेस इशू प्रॉब्लम देखते हो। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे टाइम मिला तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन भी देखेंगे, कि हमारे इंडिया में एकमात्र ऐसी कंट्री आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा जो कि ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका ऑल्टरनेटिव भी है, बट फिर भी हम लोग ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि ये 2 आर्टिकल एनफ होगा, क्योंकि काफ़ी लेंदी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। मतलब इन्वायरमेंट पढ़ने का एक फ़ायदा होता है ना, कि आप सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, और उसको आप लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करोगे, काफ़ी चीज़ें सीखते भी हो एक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। मेजॉरिटी प्रीलिम्स की क्वेश्चंस आप देखोगे तो इन्वायरमेंट से भरे पड़े रहते हैं। तो इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट जरूर जगाइए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपका प्रीलिम्स में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाए सेशन। तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे थे, तो आइए देख लेते हैं इन दोनों क्वेश्चन का आंसर। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो बैंकों के द्वारा किया जाता है, तो इसमें क्या क्या है। इस लिस्ट में आपको एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, वीकर सेक्शन भी देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2013 में पूछा गया। सेम ईयर आपको देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ये योजना आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। यानी कि जब मोदी गवर्नमेंट जीत के आई थी, तो पहले टर्म में इन्होंने इस तरीके का प्रोग्राम लेकर आया था। तो इस योजना के बारे में इसको आपको बताना कि बस इसका एम क्या है। इसका एम है यहाँ पे कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लेकर आना। ठीक है, मुद्रा योजना के तहत यहाँ पे लोन दिया जाता है। और सबसे खास बात आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि अब तक का जो यहाँ पे एस्टिमेट लगाया जा रहा है, तो ये बताया जाता है कि 75% से भी ज़्यादा जो यहाँ पे लोन दिया गया है वो वेमेन को दिया गया है। तो काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे। तो ये रही दोनों आंसर, क्वेश्चन के आंसर। अब आइए आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि आपको पहले बताना है कि इंडियन टेररिज्म पूल क्या होता है। सेकंड आपको बताना है कि यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, यानी कि किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट और लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज है इंडिया में, और नेशन वाइड इसको प्रोवाइड किया जाता है। एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट के लिए। तो ये हम लोग ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्लीज़ इसके बारे में बताइए। थर्ड है कि इनोवेशन इकोसिस्टम से आप क्या समझते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ एन इनोवेशन इकोसिस्टम, तो आप इसका आंसर क्या दोगे। फ्रेम कीजिए, सोचिए इसको। इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए, पहले सोचिए अपने दिमाग में, क्योंकि आप बस ये मत सोचिए ना कि आपको प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है या फिर मेंस के लिए आंसर राइटिंग लिखनी है। नो, आपको इंटरव्यू तक भी जाना है। तो किसी चीज़ों को अगर आप अपने लैंग्वेज में किसी को समझा पाते हो, अपने लैंग्वेज में जब उसको डिस्क्राइब कर पाते हो ना, तो वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है, और आप उस चीज़ को कभी भूलोगे नहीं। तो फिर उसको आप क्या होता है कि क्वेश्चन के फॉर्म में देखो, चाहे वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे आपका सब्जेक्टिव टाइप हो, आप उसको उसमें से चूज़ भी कर सकते हो, साथ ही लिख भी सकते हो, और पूछा जाए तो आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो ये हॉलिस्टिक आपका जो है ना प्रिपरेशन का एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। इसलिए मैं इस तरीके का क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप अपनी तरफ से आंसर दे, बट आप लोग तो आंसर देते नहीं हो, बहुत कम बच्चे आंसर देते। ऐसा कीजिएगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला। जो रिजल्ट इस साल था वो रिजल्ट आपको 2021 में भी देखने को मिलेगा। कुछ आपको अपने आप में चेंज करने की ज़रूरत है। जिन बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये जो भाषण है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को ये भाषण लगेगा, कुछ बच्चों को यही सारी चीज़ें एक मोटिवेशन का कारण भी बनेगा, कि आप लोग ज़रूर इस तरीके से जो है ना अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो एक्चुअल आर्टिकल पे आते हैं। ये है नमामि गंगे मिशन। तो इस बार न्यूज़ में क्यों है, पहले ये समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिसेंटली 6 मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो भी उत्तराखंड में, ये नमामि गंगे मिशन के तहत यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। तो 6 मेगा डेवलपमेंट है। मेगा कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी बड़ी जो है प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाया गया है, और कहाँ स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे उत्तराखंड वाले स्टेट में देखने को मिलेगा। तो चलिए ठीक है, कुछ और देख लेते हैं इस मिशन के बारे में। तो यहाँ पे 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो कि इनॉग्रेट किया गया है हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनि की रेती,
बद्रीनाथ, और इसमें जो टोटल यहाँ पे कॉस्ट लगा है वो 500 करोड़ लगा है। तो ये आपका देखने को मिलेगा कि कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो कि इस स्टेट के अंदर आता है। तो ये 4 जगह में यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। तो पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप देखो कि बहुत सारे कारखाने होते हैं, आप लोग जिस स्टेट में भी होंगे वहाँ पे आपको इंडस्ट्री देखने को मिलेगा। तो इंडस्ट्री से क्या होता है कि बहुत सारे गंदे वाटर निकलते हैं। गंदे वाटर कहने का मतलब है कि वहाँ पे आप लोग जो भी चीज़ का मैन्युफैक्चर होता है उसके जो भी कचरे होते हैं वो पानी के साथ जो है ना बहा दिए जाते हैं। तो अगर आपको नियर बाय रिवर देखने को मिलेगा तो उसी में कचरे फेंक दिए जाते हैं, या फिर आपको छोटे से अगर कोई पॉन्ड वगैरह भी देखने को मिलता है या वेटलैंड भी देखने को मिलता है। तो वैसे कि हालांकि हमारे यहाँ ऐसी रूल्स है कि वेटलैंड के अगल बगल आपका इंडस्ट्री ना हो, बट फिर भी अगर थोड़े दूर में भी है, शॉर्ट डिस्टेंस में भी है, तो वो भी वहाँ पे डंप कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा इन्वायरमेंट तो बर्बाद होता ही है, उससे जो है रिवर जो है, रिवर में आप देखोगे कि इस तरीके के गंदे भी फेंके जाते हैं, वो हाउस होल्ड कचरे भी आप कह सकते हो, साथ ही इंडस्ट्री का कचरा भी कह सकते हो। तो ये सब क्या होता है कि पानी को प्रदूषित करता है, हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित करता है। पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु है उनको कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ होती है, उनको सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है, या फिर वो सारे जो है ऐसे प्लास्टिक को भी कंज्यूम कर लेते हैं अगर उस कचरे में प्लास्टिक होता है तो बहुत तरीके का हार्म ही देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि जो इंडस्ट्री से इस तरीके का कचरा निकलता है, ये इस तरीके से कचरे के साथ पानी जो निकलता है ना, उसको क्या किया जाता है कि पहले ट्रीटमेंट किया जाता है, एक तरीके का प्लांट लगाया जाता है। प्लांट मतलब कहने का मतलब कि एक फैक्ट्री टाइप का होता है। फैक्ट्री इन द सेंस कि वो प्रोसेसिंग करने का प्लांट होता है। उसमें क्या होता है कि वो सारे कचरे वहाँ पे जाते हैं, फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, यानी कि उस कचरे को जो है ना, उसमें जो कंटामिनेटेड कचरे होते हैं जिससे कि हमारे सारी चीज़ें प्रदूषित हो जाते हैं, उनको वहाँ पे ट्रीट किया जाता है, और फिर साफ़ वाटर को और जो कचरे होते हैं उसको अलग किया जाता है, और साफ़ वाटर को जो है ना इन्वायरमेंट में रिलीज़ किया जाता है, या फिर हमारे जो रिवर वगैरह होते हैं साइड बाई उसमें रिलीज़ किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि ना इन्वायरमेंट प्रदूषित हुआ, ना रिवर प्रदूषित हुई, ना रिवर में रहने वाले जीव जंतु को प्रॉब्लम हुआ, ना ह्यूमन बींग को प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि उस एरिया से आप गुजरोगे तो कुछ दिनों के बाद वहाँ पे बदबू भी आने लगेगा, फॉल स्मेल आएंगे, तो बहुत कुछ बर्बाद होता है। तो उस तरीके से बर्बादी से रोकने के लिए इस तरीके का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है। फाइन। तो ये लगाया गया है अभी 4 डिस्ट्रिक्ट में, जो कि हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनि की रेड्डी और बद्रीनाथ। हरिद्वार, ऋषिकेश, जोन की अगर बात करें तो यहाँ पे 80% वेस्ट वाटर लोड है जो कि यहाँ पे रिवर गंगा में जाता है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे मैप में देख लो एक बार कि गंगा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। गंगा आप देखो कि गंगोत्री से, ऐसा कहा जाता है कि गंगोत्री से निकलती है, बट आप करेक्ट ऑरिजिन कभी नहीं कह सकते हो कि गंगा यहीं से निकलती है। क्योंकि आप देखो कि गंगा जो है वो मिलन है, बहुत सारे नदियों का जो है मिल के आप देखोगे कि गंगा का एक मिलन होता है, फिर गंगा ये बहना स्टार्ट होती है। तो उत्तराखंड में से यहाँ पे गंगा बहते हुए आपको यूपी में देखने को मिलेगा, बिहार है, बिहार से कुछ हल्का सा पोर्शन आपका झारखंड में है, और फिर वेस्ट बंगाल में होते हुए जो है ये आपका बे ऑफ बंगाल में डंप हो जाती है। तो ये एक रूट है यहाँ पे गंगा रिवर का। तो सबसे पहले यहाँ पे गंगा रिवर कहाँ से निकलती है, तो ये उत्तराखंड वाले रीजन में देखने को मिलेगा, और ये जो 6 मेगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये आपका उत्तराखंड में लगाया जाएगा। तो उत्तराखंड में यहाँ पे गंगा रिवर है, तो जितने भी इंडस्ट्रीज़ है या फिर हाउस होल्ड है या फिर हॉस्पिटल के कचरे होते हैं ये डायरेक्टली डंप कर देते हैं गंगा रिवर में। और गंगा रिवर जो है इतना ज़्यादा गंदी हो चुकी है कि इसका कोई हिसाब नहीं है। इसी को सफाई करने के लिए यहाँ पे नमामि गंगे प्रोग्राम लाया गया है, तो इसलिए यहाँ पे आपका लगाया जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा और देख लीजिए कि यहाँ पे बताया जाता है कि उत्तराखंड में बहुत सारे हाइडल प्रोजेक्ट हैं, और इससे इन्वायरमेंटल फ्लो भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो आपका इन्वायरमेंटल फ्लो डिक्रीज़ हो रहा है ना, इन्वायरमेंटल फ्लो बस कचरे के कारण होता है। आप देखो जहाँ कचरे के ढेर है ना, वहाँ पे रिवर जो है फ्रीली वो फ्लो नहीं करता। फ्रीली फ्लो वहाँ करता है जहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन बैरियर नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलता है। साथ ही साथ यूपी की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारा सिटीज़ है। सिटीज़ आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आपको यूपी में ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ भी है, इंडस्ट्रीज़ भी, कारखाने भी बहुत ज़्यादा है, तो वो एकदम पॉल्यूटिंग भी है। यहीं पर अगर बात करें तो यूपी में बताया जाता है कि सबसे हाई पॉल्यूशन है, वेरी हाई पॉल्यूशन लेवल देखने को मिलेगा। अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ सुथरा कहने को दिखता है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत कम है एज़ कंपैरिजन टू अदर स्टेट। साथ ही पॉपुलेशन अगर बिहार की बोले तो कुछ बोलने वाली लायक ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है, 3rd मोस्ट पॉपुलस कंट्री स्टेट है ये। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये भी यहाँ पे कंसीडर होता है कि हाई पॉल्यूशन लेवल है यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है मैप का। तो बात किया जा रहा है यहाँ पे उत्तराखंड का। अब यहाँ पे नेक्स्ट है गंगा अवलोकन म्यूजियम। तो ये गंगा अवलोकन म्यूजियम जो है इसको भी इनॉग्रेट किया गया है, और पहली बार इस तरीके का जो है म्यूजियम बनाया गया है जो कि रिवर गंगा में है, और कहाँ पे है तो उत्तराखंड के हरिद्वार में है, ठीक है। म्यूजियम क्या है, म्यूजियम आप देखो कि एक स्पेशल अट्रैक्शन है पिलग्रिमेज के लिए, यानी कि आप अपने स्टेट में भी बहुत ज़्यादा म्यूजियम वगैरह देखते होंगे, संग्रहालय कहते हैं इसको हिंदी में।
जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का जो है ना वहाँ पे आपका कलेक्शन करके रखा गया है। जैसे कि आप देखोगे कि आपके स्टेट की बहुत सारी जो हस्तियाँ होंगे जो फ्रीडम फाइटर होते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ जो कि यूनिक है आपके स्टेट की, तो उन सारी चीज़ों को जो है प्रोटेक्ट करके रखा जाता है और वो जहाँ रखा जाता है उसको हम लोग म्यूज़ियम कहते हैं। तो इस तरीके का गंगा अवलोकन म्यूज़ियम बनाया गया है और इस म्यूज़ियम से क्या होता है कि बहुत सारे पिलग्रिमेज जो होते हैं ना, पिलग्रिम्स जो तीर्थार्थी आते हैं वो घूमने आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेशल अट्रैक्शन का कारण है। फर्दर यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो गंगा के साथ, गंगा रिवर आप जानते हो कि कितनी पवित्र है, सैक्रेड रिवर माना जाता है हमारे कंट्री की। तो गंगा रिवर को समझने के लिए जो है ना यहाँ पे उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। तो ये है गंगा अवलोकन म्यूजियम। तो याद रखना है कि ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा अवलोकन म्यूजियम जो है वो कहाँ पे आपका इनॉग्रेट किया गया, तो हरिद्वार में, और ये रिवर गंगा के लिए। ठीक है, ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। अब यहाँ पे नमामि गंगे मिशन के बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि बातें क्या यहाँ पे रखी गई है। ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है, यानी कि गंगा रिवर को यहाँ पे कंजर्व करने के लिए जो है ना एक साथ यहाँ पे बहुत सारे आपको डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे जो कि एक साथ आकर यहाँ पे कंजर्व करने का एक मुहिम चला है। फ्लैगशिप प्रोग्राम है यानी कि जहाँ जहाँ से गंगा रिवर होकर गुजरती है ये पूरे स्टेट में जो है ना पूरे हॉलिस्टिक वे में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको 2014 में लाया गया था। इसमें जो पहला बजट आउटले था वो 20,000 करोड़ तक का था, यानी कि इस प्रोजेक्ट में खर्च कितने किए जाएंगे, 20,000 खर्च करके रिवर गंगा को पूरी तरीके से सफाई करने का यहाँ पे इस तरीके का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम लाया गया था। इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, तो यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, तो ये एक आपका एक अलग से बॉडी बनाया गया था और साथ ही साथ स्टेट के जो काउंटर पार्ट है जैसे कि स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स है, तो इन सब के द्वारा मिलकर यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर हम लोग बात करें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की, तो इसको रजिस्टर किया गया है एज ए सोसाइटी, जो कि एक बाकायदा हमारे यहाँ कानून है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इसी के तहत इस तरीके के बॉडी को यहाँ पे आपका जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, जैसे रिवर गंगा अगर साफ़ हो जाएगा तो इससे क्या होगा, क्या साउथ अफ्रीका को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्या यहाँ पे चाइना इससे बहुत खुश हो जाएगा या फिर चाइना को वो एरिया मिल जाएगा, क्योंकि चाइना तो हमेशा एरिया के लिए ही लड़ते रहता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा। होगा क्या, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, जो 5 स्टेट से रिवर होकर गुजरती है गंगा रिवर, वहाँ के लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो ये सोसाइटी के लिए बेसिकली इस तरीके का बॉडी बनाया गया है, तो इसीलिए इसको जो यहाँ पे हमारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1816 का, उसके तहत इसको रजिस्टर किया गया है। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नाम है जैसे कि नेशनल काउंसिल फॉर रिजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा है, जिसको कि नेशनल गंगा काउंसिल भी कहते हैं, तो वो भी इसके तहत है। इस प्रोजेक्ट का एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा मिशन चलाना है कि गंगा रिवर को क्लीन करना है। तो इसका मेन एम यही है कि यहाँ पे जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है उसको मैंडेट करना है। अब यहाँ पे एक के बाद एक यहाँ पे बॉडी खुल के आ रहे हैं, बॉडी बाहर निकल रही है, तो इसके बारे में समझिए। यहाँ पे क्या है कि एक इफेक्टिव अवेटमेंट लेकर आना है, जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है उसको रोकना है। साथ ही हमारी जो गंगा रिवर ये इस सारे कचड़ों के कारण जो यहाँ पे दूषित हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है, उसको फिर से रिजुवनेट करना है। यानी कि एक समय था जो कि गंगा रिवर को इतना पवित्र माना जाता था और गंगा जल इस्तेमाल करते हैं। आप लोग सबके घर में गंगा जल होगा, जब भी कोई पूजा होता है या फिर कुछ भी ऐसी बहुत अच्छे फेस्टिव सीजन होते हैं तो उसमें आप लोग गंगा जल का ज़रूर प्रयोग करते हो, ठीक है। या फिर आप लोग देखते हो कि बहुत तरीके के छोटे मोटे जितना भी आप कह सकते हो, तो गंगा जल का बहुत उपयोग होता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा सैक्रेड माना जाता है, लेकिन आज के डेट में आप गंगा जल इस्तेमाल कर सकते हो, हालांकि करते हैं नो डाउट, बट क्या कर सकते हैं, ये मन की मतलब एक होता है ना, कहते हैं कि अगर मन साफ़ है तो आपको दुनिया में सब कुछ साफ़ देखने को मिलेगा। तो ये मन की सफाई है जो हम लोग गंगा वाटर को भी आज के डेट में इस्तेमाल करते हैं। बट आप लोग एक रियलिटी जाके देखोगे ना, तो उसी गंगा रिवर में जो है बगल में आपको देखने को मिलेगा कि लोग वहीं बैठ के शौच करते हैं, वहीं पर जो है लोग जो है कपड़े भी वहीं पे फीसते हैं, अपने बैल बकरी जो गाय वगैरह है उसको भी वहीं नहलाते हैं, सब कुछ वहीं पे होता है। एकदम नॉर्मल लाइफ जो आप अलग अलग घर पे अलग अलग जगह करते हो ना, कि किचन में आपने यूटेंसिल साफ़ किया और आपका वॉशरूम अलग होता है, आपका जो है कपड़े धोने के लिए अलग एरिया होते हैं, लेकिन नहीं, वो गंगा रिवर में सारे काम एक साथ होते हैं। तो इस तरीके का आप देखो कि वहाँ पर इस तरीके का काम किया जाता है, हर एक जगह आपको गंगा रिवर में देखने को मिलेगा, स्पेशली यूपी बिहार वाला एरिया में। तो वो पानी को जो है ना आज के डेट में इतना ज़्यादा दूषित हो चुका है और इतना ज़्यादा ऐसा माना जाता है कि उसकी वैल्यू ख़त्म हो रही है। तो जो पहले के ज़माने में गंगा रिवर का वैल्यू था, वो वैल्यू आज के डेट में फिर से वापस लेकर आना है। साथ ही साथ एक मिनिमम इकोलॉजिकल फ़्लो भी लेकर आना है, क्योंकि फ़्लो भी आप देखो कि बहुत ज़्यादा अवरुद्ध हो गई है, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट हो गई है। इस तरीके से अगर गंगा रिवर फ्लो करती है तो समटाइम्स आपको देखने को मिलेगा कि इतने कचरे के ढेर है ना, कि गंगा रिवर को मजबूरी जो है अपना, या तो उसकी फ़्लो स्लो हो चुकी है या फिर उसको जो है अपना फ़्लो थोड़ा बहुत जो है चेंज करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे मिनिमम करना है।
अगर यहाँ पे देखें, हमारे यहाँ एक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ कानून है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। ये 5 टियर स्ट्रक्चर है जिसमें कि नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे काम किया जाता है कि कैसे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को रोकना है, प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है, और जो भी गंगा रिवर में। तो ये एक कानून है, ये कानून भी यहाँ पे आपका अप्लाई होता है। जैसे कि इतना सारा काम हो रहा है कि हम लोग गंगा रिवर को साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो हर एक काम करने के पीछे जो है हमारे यहाँ एक कानून है। तो किस कानून के तहत ये काम किया जा रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। ओके, अगर हम लोग नेशनल गंगा काउंसिल के बारे में समझें तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है जो कि इसके चेयरमैन है। तो आप समझ सकते हो कि जब प्राइम मिनिस्टर किसी भी काउंसिल के चेयरमैन होते हैं तो वो काउंसिल अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे पहले नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी था, इसको हटाकर यहाँ पे नया काउंसिल लाया गया जिसको कि नेशनल गंगा काउंसिल कहा जाता है। नेशनल गंगा काउंसिल आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन है, लेकिन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है जो कि 5 गंगा बेसिन स्टेट के हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी इसके हैं। साथ ही यहाँ पे सेवरल यूनियन मिनिस्टर भी देखने को मिलेगा जो कि एक बार यहाँ पे एक साल में एक बार तो मीटिंग करते ही करते हैं कि क्या काम चल रहा है, नहीं चल रहा है। एम्पावर्ड अगर टास्क फोर्स आप देखोगे रिवर गंगा में, तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री जो जल शक्ति की है उनके अंडर चेयरमैनशिप के अंदर ये होता है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा भी है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टेट गंगा कमेटी है, यानी कि 5 स्टेट में ये कमेटी बनाया गया है जिसमें कि नोडल एजेंसी होते हैं जो कि इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का होल सोल अथॉरिटी उन्हीं के ऊपर होता है। साथ ही आप देखो डिस्ट्रिक्ट में भी यहाँ पे गंगा कमेटी बनाया गया कि हर एक स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि गंगा रिवर जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से होकर, जिला से होकर गुजरती है ना, वहाँ पे इस तरीके का डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी बनाया जाता है। और वो भी यहाँ पे जो है जो हमारी जो गंगा रिवर इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है उसको यहाँ पे उस गंदगी से बाहर निकालने के लिए, पॉल्यूशन फ्री करने के लिए यहाँ पे काम करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन अगर हम लोग प्रोग्राम का देखें तो इसको एंट्री लेवल एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया गया है। कहने का मतलब है कि आप देखो कि इसको डिफरेंट टाइम में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर आप देखो कि इमीडिएट विजिबल इम्पैक्ट, यानी कि ऐसा काम करना है जिससे कि आपको तुरंत जो है इसका इम्पैक्ट देखने को मिले, यानी कि कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी आप लेकर आओ, कुछ ऐसा मैकेनाइजेशन लेकर आओ कि उस एरिया का जो गंगा पानी इतना ज़्यादा दूषित हो चुका था ना, वो आपको 24 घंटे या 48 घंटे में ही साफ देखने को मिले। सेकंड है कि मीडियम टर्म एक्टिविटीज़ है, यानी कि मीडियम टर्म एक्टिविटीज़ ऐसा यहाँ पे सोल्यूशन लेकर आना जो कि आपको 5 साल तक तो इसका प्रभाव देखने को मिले ही। साथ ही लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ है, कहने का मतलब है कि ये 10 साल या फिर 15 साल में जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिवाइड किया गया है इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि छोटे छोटे भाग में इसको आपका जो है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में इसको डिवाइड किया गया है। एंट्री लेवल एक्टिविटीज़ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या क्या रखा गया है। सबसे पहला है कि रिवर सरफेस क्लीनिंग है, यानी कि देखिए एक रिवर होता है ना, तो इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जो सरफेस होता है उसको रिवर सरफेस कहते हैं। तो एंट्री लेवल एक्टिविटीज़ में सबसे पहले क्या करना है कि रिवर के सरफेस को क्लीन करो, क्योंकि दिखता तो हमें वही है कि नहीं, हमें जो दिख रहा है पहले उसको क्लियर करो। नीचे तो पता नहीं ना जाने कितनी सारे गंदगी है, पहले ऊपर से गंदगी को साफ़ करते हैं। तो ऊपर आप देखोगे कि बहुत सारे प्लास्टिक के बॉटल्स होंगे, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, बहुत सारे कचड़े होते हैं, ना जाने क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो पहले सरफेस को साफ़ करते हैं जिससे कि आप देखोगे कि गंदगी जो होती है, सॉलिड वेस्ट जो होते हैं ना, वो फ्लोट करते रहते हैं, जो कि बड़ा गंदा दिखता है और साथ ही साथ जो है वो गंदगी भी फैलाता है। रूरल सैनिटेशंस अगर आप देखो तो यहाँ पे साफ़ सफाई, यानी ग्रामीण वाले क्षेत्र में जो है साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। उनको ये बताना है कि गीला कचरा और जो सूखा कचरा है उसको अलग करके रखें, और साथ ही साथ जो है टॉयलेट का निर्माण करना है। अब यहाँ पे टॉयलेट का स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है टॉयलेट का निर्माण करने पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। इसके साथ साथ एक और मूवी था, यानी कि अक्षय कुमार की एक टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी भी आई थी। आई होप आप लोग सब ने उसे देखा है, नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी अच्छा एक इशू बताया गया है। तो ये क्या है ना कि टॉयलेट अगर कंस्ट्रक्ट होगा तो लोग जो है ना रिवर के अगल बगल बैठ के शौच नहीं करेंगे, खुले ओपन डिफिकेट नहीं करेंगे। तो बहुत इजीली आपको देखने को मिलेगा कि ओपन डिफिकेशन होता है, वो भी रिवर के अगल बगल, क्योंकि डायरेक्टली वहाँ से काम हो जाता है। तो टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन कीजिए जिससे कि सारे लोग टॉयलेट में आकर ये शौच करें। तो ये एंट्री लेवल एक्टिविटीज़ है, यानी कि सबसे पहले जो कचरा फ्लोट हो रहा है रिवर में उसको साफ़ करना है, टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन करना है और रूरल साफ़ सफाई पर ध्यान देना है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों को साफ़ सफाई करना है। मीडियम टर्म एक्टिविटीज़ क्या होगा कि मेनली यहाँ पे फोकस किया जाएगा म्युनिसिपल और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में, ठीक है। जो म्युनिसिपल का कचरा होता है, जैसे कि आप देखते होंगे
कि आपके एरिया में सुबह सुबह आता है गाड़ी वाला, आया है कचरा निकाल, ठीक है। आप कचरा अपने घर का तो उनको दे देते हो, लेकिन समटाइम्स मैं ये भी देखी हूँ और कुछ आर्टिकल मैं ये भी पढ़ रही थी कि वो जाकर एक प्रॉपर जगह पे डिस्पोज नहीं करते, वो कोई रिवर या फिर वेटलैंड या फिर कुछ ऐसा खाली जगह है वहाँ पे वो डंप कर देते हैं। तो वो खाली जगह, आज के डेट में वो खाली जगह है, लेकिन कल वहाँ पे क्या था, कुछ रिवर्स थे, कुछ वहाँ पे पॉन्ड था, कुछ वेटलैंड था, उसमें कचरा भर भर के जो है ना उसको समाप्त कर दिया गया है। तो इस तरीके का भी काम हो रहा है म्यूनिसिपल के द्वारा। तो ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जगह आप कचरा साफ़ कर रहे हो और दूसरी जगह जो है हमारे इन्वायरमेंट का जो सांस लेने का है, जो बेसिक चीज़ें हैं हमारे इन्वायरमेंट की, उसको आप मार रहे हो। वेटलैंड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। हमारे आप कह सकते हो कि इन्वायरमेंट में जो सांस ले रहा है, इन्वायरमेंट आज के डेट में जिंदा है ना, तो उसका मोर देन 50% जो यहाँ पे आपका फोकस जाता है वो वेटलैंड को जाता है। तो वही काम यहाँ पे किया जाता है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का तो कहना नहीं, जिस स्टेट में इंडस्ट्री ज़्यादा होते हैं उस स्टेट का पॉल्यूशन लेवल आपको हमेशा ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पे रखा गया है कि धीरे धीरे, यानी कि जो ई फ्लो है, यानी कि जो आपका यहाँ पे फ्लो हो रहा है रिवर का, उसको धीरे धीरे देखा जाएगा। वाटर को सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि आप देखते हो कि वाटर को जो है ना इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते। रीयूजेबल होना चाहिए वाटर, और साथ ही साथ जो है इफ़िशिएंसी, यानी कि जो सरफेस इरिगेशन का है, सिंचाई के टाइम में आप देखोगे कि इतना ज़्यादा पानी का वेस्ट होता है, पानी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की भी वेस्ट होती है। तो इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पे हमारा पानी का ज़्यादा उपयोग ना हो, और जो रिवर गंगा में जो वाटर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हार्म ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल ना हो, ठीक है। इस्तेमाल ठीक लगता है, लेकिन मिसयूज़ ना हो। यूज़ के जगह जो है मिसयूज़ होता है, लोग उसको बेटर तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ये तीनों लेवल पे, तीनों एक्टिविटीज़ में आपको इस तरीके का काम देखने को मिलेगा। तो ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस देख लिए। अब मेन पिलर देखते हैं कि इस मिशन का क्या है। इसमें आप देखो कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, यानी कि रिवर को पूरी तरीके से यहाँ पे डेवलप करना है, कंजर्वेशन करनी है। रिवर में रहने वाले जो एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी में जीव जंतु रहते हैं, उनको हम लोग एक्वेटिक कहते हैं। तो एक्वेटिक लाइफ, साथ ही साथ आपको बायोडाइवर्सिटी भी देखने को मिलेगा, जैव विविधता कहते हैं जिसको। तो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको भी हम लोग को कंजर्व करना है। साथ ही जो सीवरेज यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी कन्वर्जेंस जो है उसका है, उसको इम्प्रूव करना है, जिससे कि हमारा जो रिवर का बैंक है, वो यहाँ पे जो रिवर के बैंक में रहने वाले लोग हैं ना, उनको यहाँ पे हम लोग बेटर तरीके से उसको भी हम लोग कंजर्व कर सकें। कहने का मतलब है कि आप देखो कि ये रिवर गंगा है, इस तरीके से फ्लो होती है, तो इसके दोनों तरफ ये जो बैंक होता है ना, यहाँ पे आप देखो कि एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि इसको कन्वर्ज किया जाता है, ठीक है। इसकी कन्वर्जेंस भी बेटर तरीके से होनी चाहिए, जिससे कि इसका जो फ्लो है एक एक जगह होना चाहिए, और इसके चारों ओर जो रहने वाले लोग होते हैं वो भी यहाँ पे बेटर तरीके से रह सके। साथ ही रिवर सरफेसिंग क्लीनिंग है, यानी कि यहाँ पे जो फ्लोटिंग, आप देखोगे कि सॉलिड वेस्ट जो फ्लोट होते रहता है घाट के सरफेस में या फिर रिवर घाट के सरफेस में, तो उसको यहाँ पे आपका जो है कलेक्ट करना है और उसको कलेक्ट करके फेंकना है। साथ ही रिवर एफॉरेस्टेशन करनी है। इस तरीके से रिवर है तो दोनों साइड आप देखोगे कि बड़े बड़े पौधे लगाने हैं, जिससे कि यहाँ पे भी इसकी जो पानी है, यहाँ पे जो सॉइल इरोजन है वो सारे इंसिडेंस ना हो। और इंडस्ट्रीज इफ्लुएंट मॉनिटरिंग करनी है, यानी कि जो इंडस्ट्री से आप देखते हो जो कचरा डायरेक्टली डंप कर दिया जाता है रिवर में, वो काम ना किया जाए, उसके लिए यहाँ पे एक अच्छा खासा ध्यान देना है। डेवलपमेंट करना है गंगा ग्राम का। तो गंगा ग्राम यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए क्या है, तो मॉडल विलेज को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें कि आप देखो कि अपने आप में ही ये बहुत बड़ा कॉम्प्रहेंसिव है, साथ ही हारमोनियस पैकेज भी है, यानी कि इकोनॉमिक, हिस्टोरिक और कल्चर या फिर सैनिटाइज्ड यूनिट आप देखोगे तो ये सब इसके अंदर है। यानी कि गंगा ग्राम के अंदर आपका एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा गंगा रिवर का। साथ ही पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना है। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जागरूकता ज़रूरी है। लोग जो है डे बाय डे अपनी ज़रूरतों को बस पूरा करने के लिए और ईजी मोड के कारण कि चलो ठीक है नदी के किनारे जो है कपड़े खींच लेते हैं, उससे जो है हमारे घर के जो पानी है वो बच जाएंगे, वहीं पे नहा लेते हैं, वहीं पे शौच कर लेते हैं। तो इस तरीके की जो थिंकिंग है इससे वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो पानी को कितना गंदा कर रहे हैं। इवन आप देखोगे कि अगल बगल जो टूरिस्ट रहते हैं घाट के अगल बगल भी, अभी बिहार में छठ पूजा होगा उस समय ये बताया जाता है कि घाट में देखो कितना अच्छे से सफाई होता है, हर एक घाट की सफाई होती है। अगर वही चीज़ आप दशहरा में देख लो तो जो दुर्गा आइडल होता है उसको सबमर्ज किया जाता है। तो दुर्गा आइडल का जो सबमर्ज किया जाता है, यानी कि जो मूर्ति को यहाँ पे गंगा रिवर वगैरह में या फिर और भी जो नदियाँ होती है उसमें जो उनको सबमर्ज किया, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, दहन किया जाता है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड जो
पता नहीं मुझे एकदम से भूल रही हूँ, तो आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो उससे क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, क्योंकि वो जो आइडल बनाया जाता है, मूर्ति जो बनाई जाती है दुर्गा माँ की या फिर और भी जो प्रतिमाएं बनाई जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ होता है। जो कलर उसमें इस्तेमाल होता है उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ होते हैं। अब वो सारे केमिकल्स जो है डायरेक्टली हमारे रिवर वाटर के साथ मिक्सअप हो गए। अब जो उस पानी में रहने वाले जीव जंतु है वो उनको यहाँ वहाँ पे हार्म होगा। तो इस तरीके से आप देखो कि बहुत ज़्यादा जो है हानि होता है। बट लोग क्या करते हैं कि जो करते आ रहे हैं वही आज की भी डेट में कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि आज की डेट में जो है रिवर गंगा की कंडीशन वो नहीं है जो 10 साल या फिर आप कह सकते हो 50 साल पहले थी। तो ये लोगों के लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको अपने हैबिट में चेंज करना होगा। अगर आप लोग घाट के किनारे भी अगर बैठे हो तो आप लोग देखो कि ईजिली जो है ना कुछ भी पॉलीथीन वगैरह आप फेंक देते हो, बहुत आसानी से वहाँ पे पानी में फेंक देते हो। एक बार ये भी नहीं सोचते हो कि आपके एक पॉलीथीन फेंक देने से जो है कितना नुकसान होगा। घूर के वही पॉलीथीन जो है ना आप खुद कंज्यूम करोगे, क्योंकि क्या हो रहा है कि पॉलीथीन जो है फ़िश के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है। और अगर आप फ़िश खाते हो तो फिर आप वो जो फ़िश पॉलीथीन खाई है आपके द्वारा जो फेंका गया है वही फ़िश आपके बॉडी में जा रहा है। यानी कि जो पॉलीथीन आप फेंक रहे हो ऐसा सोच रहे हो कि आप मुक्त हो गए अपने काम से, तो नहीं, आप मुक्त नहीं हुए, आप जो है ना बहुत सारे डिजीज़ को इनवाइट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। छोटे छोटे जो हरकत होती है ना उससे बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि गंगा रिवर जो बेसिन मैनेजमेंट प्लान है ये है क्या। तो प्लान यहाँ पे प्रिपेयर किया जा रहा है कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ कि यहाँ पे पूरी तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स लेकर चलना है, यानी कि एकदम स्टार्टिंग टू एंड यहाँ पे मेजर्स लेकर चलना है कि कैसे गंगा इकोसिस्टम को रीस्टोर करना है, साथ ही इकोलॉजिकल हेल्थ को भी इम्प्रूव करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो बेसिन में, जो गंगा रिवर बेसिन में आपका वाटर का जो यूज़ होता है ना उसकी भी जो बहुत सारे इश्यूज निकल कर आते हैं उसको भी यहाँ पे देखना है। तो ये पूरी तरीके से जो है ना गंगा को आप देखोगे कि हर एक पॉइंट पे यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। ऐसा प्लान यहाँ पे किया जाएगा। 4 बटालियन गंगा इको टास्क फोर्स है जिसको कि यहाँ पे बनाया जाएगा, जो कि अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे पॉल्यूशन के बारे में और रिवर को प्रोटेक्ट करेंगे। लोगों को यही नहीं पता है कि गंगा रिवर इतना ज़्यादा पॉल्यूट हो चुकी है। आपको मेरे को इसलिए पता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं। और जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो लोग जागरूक लोग होते हैं उनको तो पता ही होता है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग बस सुबह से उठते हैं और अपना काम में व्यस्त रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि करंट अफेयर्स से कुछ लेना देना नहीं है। करंट अफेयर्स तो ठीक है, ये एक टेक्निकल वर्ड होता है, बट आम भाषा में क्या बोलेंगे कि उनको दिन दुनिया से खबर ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप अपने ही अगल बगल देख लो कि जो कि अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि जो 90% से ज़्यादा बच्चे हैं वो इस पर फोकस करते हैं। 2-3% ऐसे बच्चे होंगे जिनको इंटरेस्ट होता होगा ये जानने का कि हाँ देश दुनिया में क्या चल रहा है। बाकी लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है। तो आप ये चेकआउट कर सकते हो अपने लोगों के अगल बगल जो कि प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो उनसे आपको पता चल जाएगा कि उनको कितना अवेयरनेस है, कितना परसेंट जो है हमारी रिवर गंगा पॉल्यूट हो गई, ये भी नहीं उनको पता होगा। तो ये वाली बातें हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे गंगा को क्लीन करने के लिए किस तरीके का इशू यहाँ पे फेस किया जा रहा है। तो सबसे पहला है कि सीवेज ट्रीटमेंट की कमी देखने को मिल रही है, यानी कि उतना है नहीं जितना हमें चाहिए, जितना कचरा हमारे रिवर में फेंका जा रहा है उतने कचरे को साफ़ करने के लिए, उतने कचरे को ट्रीट करने के लिए हमारे यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ही नहीं। गंगा बेसिन में आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 12,000 मिलियन लीटर पर डे सीवेज जनरेट होता है, कचरा जनरेट होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट कैपेसिटी है वो सिर्फ आप देख सकते हो कि 4,000 यहाँ पे मिलियन लीटर पर डे है। तो क्या कोई कंपैरिजन है? यानी कि आप सोचो कि 3 गुना ज़्यादा हमारा कचरा, जितना हमारा कैपेसिटी है उसका 3 गुना ज़्यादा जो है कचरा जनरेट हो रहा है। तो कैसे इसको मैनेज किया जाएगा, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा है कि इकोलॉजिकल जो फ्लो है वो यहाँ पे कम होते जा रहा है। ई फ्लो है जिसको इन्वायरमेंटल फ्लो भी कह रहे हैं। इसका कहने का मतलब है कि मिनिमम फ्लो ऑफ वाटर जो कि कंसीडर किया जा रहा है कि बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे इकोसिस्टम के फंक्शंस को, स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सके और डेवलप कर सके। साथ ही साथ इससे जो डिपेंडेंट जो स्पीसीज़ है उसको यहाँ पे हम लोग प्रोटेक्ट कर सके, तो इसको ई फ्लो कहते हैं। अब यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है रिवर गंगा की जो फ्लो है वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है, तो जो वाटर का वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रहा है। और इसमें आप देखोगे कि जो सिल्टेशन है, यानी कि आप लोग देखते हो कि रिवर गंगा अपने साथ जो है बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर, बहुत ज़्यादा जो है क्ले, बालू, सैंड, ये सब कुछ लेकर आती है। तो ये सिल्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जितना ज़्यादा सिल्टेशन बढ़ते जाएगा, कचरा बढ़ते जाएगा, उतना ज़्यादा रिवर की जो फ्लो है वो कम होते जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू मेजर निकल कर आ रहा है। थर्ड यहाँ पे है कि स्लज कंट्रोल। आप देखो कि अबाउट 180 मिलियन लीटर पर डे जो स्लज है ना वो जनरेट होता है 5 गंगा बेसिन स्टेट में, और जिसमें कि आप देखो
जब यहाँ पे ये ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाएंगे। और अगर प्रॉपर ये फीकल स्लज मैनेजमेंट अगर नहीं किया गया ना, तो ये बहुत ज़्यादा गंगा को जो है पॉल्यूट कर सकता है। यानी कि आप देखो कि जो टॉयलेट बनाए जा रहे थे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो किया जाता है टॉयलेट, उसमें फीकल स्लज मैनेजमेंट भी होता है। यानी कि जो वॉशरूम आपका बनाया जाता है, उसमें जो टॉयलेट बनाए जाते हैं, उसमें जो लैट्रिन्स होते हैं, उसको बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए जो है ना ट्विन पिट जो है वो मैनेजमेंट आपका बनाया जाता है। तो ट्विन पिट कहने का मतलब है कि देखिए दो तरीके के यहाँ पे आपका जो है इस तरीके का बॉक्स होता है। जब एक बॉक्स पूरे लैट्रिन से भर जाता है तो फिर दूसरे बॉक्स में ये आपका ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये जब तक सेकंड बॉक्स भरेगा तब तक ये बॉक्स क्या होता है ना कि पूरी कुछ दिन में रहने के बाद जो है ये खाद बन जाता है। जैसे कि आप लोग काऊ डंग को देखते हो, तो वैसे ह्यूमन का भी जो ये सब होता है ना लैट्रिन वगैरह, वो कुछ दिन के बाद जो है ना खाद के रूप में कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर इसको इस्तेमाल किया जाएगा, इसको खाली किया जाएगा और तब तक ये भर जाएगा, फिर इसको ऐसे ही छोड़ा जाएगा, फिर इसमें आपका यहाँ पे भरेगा। तो ये एक प्रोसेस चलाने के लिए जो है ना ट्विन पिट यहाँ पे एक आपका वे लाया गया था जिसमें कि इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो अगर स्लज को सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया जाए तो अगेन बहुत ही बद से बदतर प्रॉब्लम होने वाली है। कॉस्ट ओवररन अगर हम लोग बोले तो आईआईटी रिपोर्ट के हिसाब से ये प्रेडिक्ट किया गया था कि हमारी जो रिवर गंगा है ना उसको ट्रीट करने में, और रिवर गंगा में जो सीवरेज यहाँ पे आता है उसको ट्रीट करने में जो है 1 पैसा पर लीटर लगेगा, वो भी 2010 का ये प्राइस लेवल बताया जा रहा था। और ये कॉस्ट जो है ना आगे आने वाले दिनों में ये बढ़ता ही जाएगा। तो क्लीन गंगा जो फंड है ना, ये एक तरीके का फंड यहाँ पे क्रिएट किया जाता है जो कि आपका स्पेसिफिक रीज़न के लिए होता है। तो ये फंड है जिसमें कि आप देखो कि कुछ जो कॉमन पीपल्स होते हैं वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं गंगा क्लीन अप करने के लिए। जैसे कि आप लोग अगर उस स्टेट से बिलोंग करते हो, तो अगर आपको लगता है कि आपकी रिवर बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, लगता क्या है हो गई है, तो आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हो जितना आप लोग सक्षम है। अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो बिल्कुल मत कीजिएगा, लेकिन अगर आप लोग को लगता है कि फिर भी आप लोग जो है 50-100 रुपये भी कर सकते हो तो वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो वही चीज़ है कि यहाँ पे कॉमन पीपल्स के लिए भी रखा गया है कि इस तरीके का फंड में वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि कोऑर्डिनेशन की ही कमी है। गंगा इतनी बड़ी है, आप देखो कि इसका बेसिन एरिया जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन चलो 5 स्टेट को ही कंसिडर किया जा रहा है जिसमें से गंगा फ्लो होती है। तो इसमें आप देखो कि बहुत ज़्यादा जो है कॉपरेशन की ज़रूरत है। विदाउट कॉपरेशन ये इतना बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर पाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात होती है। तो गंगा में यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाहिए कोऑर्डिनेशन की, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो एजेंसीज़ हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको यहाँ पे साथ आना होगा। साथ ही साथ आप देखो कि जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को 10 अदर मिनिस्ट्रीज़ के साथ ये साइन किया गया था, वो भी बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए नमामि गंगे को। बट अब तक आप देखोगे कि इसमें कोई भी डिटेल डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है कि ये सारे मिनिस्ट्रीज़ जो है सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा आप लूप होल कह सकते हो कि दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए यहाँ पे ये लोग साइन करके बैठ जाते हैं, लेकिन एक्चुअली जो है ग्राउंड लेवल पे काम ही नहीं हो रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इतने सारे इश्यूज़ बताए जा रहे हैं। वे फॉरवर्ड में यहाँ बहुत अच्छा बताया गया कि सबसे पहले है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए। ऑर्गेनिक खेती पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि आप देखो कि हमारे पूरे कंट्री में सिक्किम है जो कि ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे पूरी तरीके से जो है ना ऑर्गेनिक खेती होती है। अब ऑर्गेनिक खेती का क्या फ़ायदा है आप ये सोचोगे। ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है ना कि पानी की कमी, पानी का इस्तेमाल बहुत कम होता है। इरिगेशन जितना हार्श इरिगेशन की ज़रूरत होती है और सारे नॉर्मल क्रॉप में, वो ऑर्गेनिक अगर आप करोगे खेती तो उसमें आपको इरिगेशन की इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही जो पेस्टिसाइड्स वगैरह दिया जाता है तो उतना आपको पेस्टिसाइड्स का यूज़ भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डबल हो जाता है, जिसके कारण पॉल्यूशन बहुत हो जाता है। तो पेस्टिसाइड्स वगैरह का भी इस्तेमाल कम होता है। तो ये सारे जो है बहुत फ़ायदा है, जिसमें कि आप देखोगे कि जो भी अगर यहाँ पे ये पांचों स्टेट में अगर इस तरीके का ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो, क्योंकि आप देखते हो कि बिहार वाले एरिया में बहुत, यूपी बिहार वाले एरिया में एग्रीकल्चर होता है, तो वो सारे एरिया में ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ऑर्गेनिक खेती होगा तो इस तरीके का जो पेस्टिसाइड्स वगैरह जो आपका पानी में बह जाता है, बहुत ज़्यादा वाटर की मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बच सकती है। सेकंड है कि इंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज़, यानी कि कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप लेके आ रहे हो तो उसको इंटीग्रेट करना सीखिए। जैसे अभी मैं स्टार्टिंग में बताई थी कि सिर्फ आप लोग प्रीलिम्स पे फोकस नहीं करना है, या फिर मेंस आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो बस मेंस आंसर राइटिंग ही लिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। आप लोग को एक पूरी तरीके से एक इंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रैटेजी होना चाहिए आपका भी, कि आप लोग ऐसी प्रिपरेशन करो। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो, जैसे कि नमामि गंगे ही आज अभी मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, तो आपको ये भी समझना होगा कि प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आप इसमें निकाल पाओ। इतने डिटेल में अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। तो आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक क्वेश्चन आए तो आप उसमें जो है 150 वर्ड लिख सको। और अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए नमामि गंगे के बारे में, चाहे इसकी डेफिनेशन, चाहे इसकी फंक्शंस, चाहे इसमें जो है आपका क्या इश्यूज़ है, क्या चैलेंजेस है, अगर कुछ भी पूछा
पूछा जाए तो आप इसके बारे में बता सको किसी को। तो ये होता है एक साथ इंटीग्रेशन वाली स्ट्रैटेजीज़, ठीक है। तो वही चीज़ स्ट्रैटेजीज़ जो है एक साथ लेने की ज़रूरत है, यानी कि देखो कि रिवर को लिंक करना है, 2-3 रिवर को लिंक करने की बात की जाती है। साथ ही यहाँ पे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर आना है, टॉयलेट का एक्सेस होना चाहिए और विलेज को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, यानी कि खुले में शौच नहीं करना है। जैसे कि आप देखते हो कि जहाँ मन किया वहाँ आप लोग जो है एक नंबर कर लेते हो, टॉयलेट कर लेते हो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे इंडिया में, जो कहा जाता है ना, जहाँ मन किया थूक दो, जहाँ मन किया मुद दो, तो वो वाली चीज़ तो हमारे इंडिया में ही होती है। बट ये नहीं होना चाहिए। प्लीज़ हमारे कंट्री को साफ़ करने के लिए आप लोग से गुजारिश है कि ऐसा काम मत कीजिए, सुलभ शौचालय में जाने का कोशिश कीजिए। तो पाइप वाटर सप्लाई जो है रूरल एरिया में करनी है, और ऐसे ही कुछ ऐसा है जो कि आप एक पूरी तरीके से इसको आप ध्यान दोगे ना, तो एक अच्छा स्ट्रैटेजी लेकर जो है इस प्रोग्राम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। साथ ही डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए। जैसे आप देखो कि कॉलोनी लेवल में जो रीयूज ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर है वो इरीगेशन के लिए होना चाहिए, यानी कि जिससे कि आप देखते हो कि इंडस्ट्री से जो आपका कचरा निकलता है, तो उससे कचरे साफ़ करके जो पानी निकलते हैं वो पानी को खेत में दे दो, जिससे कि इरीगेशन हो जाए, तो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल ही नहीं करें। तो इस तरीके का कुछ इक्विपमेंट होना चाहिए, इस तरीके का आपका वेज होना चाहिए, जिससे कि एक बेटर तरीके से काम किया जा सके। और डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में अलग से प्लान हो, कॉलोनी में अलग से प्लान हो, छोटे छोटे ग्राम में आपका अलग से, विलेज में आपका, गाँव में जो है अलग से प्लान हो, एक अर्बन सिटीज़ में अलग से प्लान हो। तो ऐसे होना चाहिए, यानी कि बटा बटा के जो है ना काम करने की ज़रूरत है। साथ ही डेवलप करना है और रीस्टोर करना है जो लोकल स्टोरेज है, जैसे कि हमारे यहाँ का पॉन्ड्स आप देखते हो, लेक है, वेटलैंड है, इसको रीस्टोर करना और स्टोर करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट की जान है। और एक परमानेंट सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेगा फ्लड और ड्रॉट का, यानी कि जब बाढ़ आती है तो वेटलैंड पॉन्ड्स ऐसे होते हैं कि जो हमें बाढ़ से बचाती है। जब सूखा आता है तो पानी इसमें रहता ही है, तो सूखा भी जब आता है तो लोगों को पानी भी यहाँ से मिलता है। सिर्फ 10% वाटर जो है ना वो मानसून के रेनफॉल से ये आपका जो है हार्वेस्ट किया जाता है। और रीस्टोरेशन ऑफ पॉन्ड, लेक्स और वेटलैंड जो है ना, ये एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए रिवर रीस्टोरेशन का और कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी का। साथ ही हमारा जो लोअर ऑर्डर स्ट्रीम है उसको भी रीस्टोर करना है। और स्मॉलर जो जितने भी ट्रिब्यूटरीज़ है, जैसे कि आप गंगा की देखते हो कि बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज़ है, लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, आपको छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज़ भी देखने को मिलेगा जो कि आप आज तक नाम नहीं सुने हो। लेकिन जब आप इन डेप्थ उसके बारे में पढ़ने जाओगे ना गंगा की, तो बहुत छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज़ भी इसमें आती भी है। तो इन सब पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि बस उसी डिस्ट्रिक्ट पे फोकस कर रहे हैं जहाँ से रिवर गंगा बह रही है। क्यों ऐसा है? सारे ज़िले में सारे ज़िलों को आप एक साथ लाओ, सारे ज़िलों को ये कहो कि आप सबको कंट्रीब्यूट करनी है, क्योंकि ज़िला एक होता है लेकिन वो ज़िला आपका उस शहर के अंदर तो आ रहा है ना, उस राज्य के अंदर आ रहा है ना, तो हर एक ज़िले के लोगों को ये अवेयर करने की ज़रूरत है, हर एक ज़िले के लोगों को ये कहने की ज़रूरत है कि उनको साथ देना है, तभी इस तरीके का इतना बड़ा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो पाएगा। रिस्टोर करना है जो बेस फ्लो है वो भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज करके। तो ग्राउंड वाटर का अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल होगा तो कभी भी ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज सिस्टम है ना वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारी कंट्री मानसून के ऊपर बेस्ड होती है, और मानसून में बारिश होती ही कितना है, होती है, लेकिन जून से लेकर आपको देखने को मिलेगा अक्टूबर तक। अक्टूबर भी बहुत ज़्यादा हो गया, सितंबर तक रखिए, ठीक है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4-5 महीने हमारे यहाँ जम के बारिश होती है। और इस समय आपको लगता है कि 12 महीने में से 4 महीने इतना बारिश हो जाता है कि पूरा हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए? ये तो इम्पॉसिबल है। 4 महीने पूरा रिचार्ज भी हो जाएगा तो बाकी के 8 महीने जो लोग हैं ना वो जम के इस्तेमाल कर लेंगे। हमारे यहाँ तो इरिगेशन इतना ज़्यादा होता है, 60% से भी ज़्यादा लोग जो है इरिगेशन में इंक्लूड है, तो इरिगेशन में ही एग्रीकल्चर में इंक्लूड है, तो इरिगेशन में ही वो इतना ज़्यादा जो है ग्राउंड वाटर को एग्जॉस्ट कर देते हैं। तो इसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको भी कंट्रोल और मैनेज करने की ज़रूरत है। तो ये सारा वे फॉरवर्ड यहाँ पे बताया गया है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो हर एक पहलू तो हम लोग देख लिए, बट एक और चीज़ देख लीजिए कि आज के डेट में इसका स्टेटस क्या है, क्योंकि 2014 में ये स्कीम आया है, तो अब तक क्या स्टेटस है ये देखिए। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है इनके द्वारा मैनेज किया गया है, और वो यहाँ पे 29% जितना भी बजट में सैंक्शन किया गया था 20,000 करोड़, उसका 29% यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, और 37% ऑफ द प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट हुआ है। और बल्क ऑफ प्रोजेक्ट जो कि सैंक्शन किया गया 152 अभी तक जो है यहाँ पे परमिट कर दिया गया, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह है। तो ये काफ़ी क्रूशियल कंपोनेंट है जो कि रिवर को क्लीन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है 152, इसमें से सिर्फ 46 है जिसको कि जनवरी 2020 तक कंप्लीट किया गया। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि कितना स्लो प्रोसेस है, 6 साल हो चुका है लेकिन अभी तक आप देख सकते हो कि कितना धीमा प्रोसेस है कि नहीं। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ है जिसकी वजह से इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है।